नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से आपका स्वागत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और अब अपने चरम पर हैं, क्योंकि कल पहले दौर की वोटिंग होगी और 89 सीट्स पर वोट पड़ेंगे। इससे पहले आज राजनीतिक दलों में माहौल क्या है, आज राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट वोटिंग के एक दिन पहले जारी किया, क्यों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल व्यक्तिगत मुद्दों पर उतर आए हैं, क्यों ऐसा हुआ कि विकास 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 की बातें करने वाली राजनीतिक पार्टियां अब जातियों में बंटकर रह गई है और जाति की राजनीति कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरुण पटेल हैं, जो थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से अमृता धवन है, जो कि जानी मानी नेता है और दिल्ली की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसका जाना माना चेहरा है। हमारे पारीख हैं, जो मेरे बड़े सहयोगी हैं और साथ ही साथ एक जाने माने पत्रकार हैं अहमदाबाद के। मेरे साथ प्रोफेसर कादर निसार अंसारी साहब हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं और सोशल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अमृता, आपसे शुरुआत करूंगा। ये क्या है कि आपकी पार्टी के अंदर सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल होते हैं? मणिशंकर अय्यर ने एक सेल्फ गोल कर दिया कि प्रधानमंत्री नीच जाति के हैं, दूसरा कपिल सिब्बल ने कर दिया। ये क्या लोगों में इतना बेसिक सेंस नहीं है कि कौन सा मुद्दा चुनाव का बन जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गुजरात के अंदर इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व नहीं होता तो प्रधानमंत्री इस तरह से उठाते नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री तो हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे उसका कोई मतलब हो या मतलब नहीं हो। प्रधानमंत्री को तो हर मुद्दे पे राजनीति करनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री है तो कांग्रेस नहीं, देखिए प्रधानमंत्री है तो मुद्दा क्यों ना उठाए? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपका एक स्टेचर होता है और आपको उस सभ्यता के साथ जो है मुद्दों पे बात करनी चाहिए। और जहां तक बात है कि जो स्टेटमेंट आई कांग्रेस पार्टी, मैंने वही कहा, इतने पुराने नेता हैं, मैं वही कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अगर उनको भी बात करना चाहिए तो अपने स्तर की करना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रही हूं कि ये जो भी बात मुद्दा छिड़ा है उस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है। राहुल जी ने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि वो अपोलोजाइज करें और अपोलोजाइज के बाद उनको पार्टी से सस्पेंड किया। मेरा मानना है कि इस तरीके का करेज आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के पास है? हर डिबेट में लीजिए, हर रैली में लीजिए, हर मीटिंग में लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के ऊपर किस स्तर तक का आक्रमण किया जाता है। लेकिन एक भी आप मुझे बताइए अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी को निलंबित किया हो, क्योंकि वो उनको ट्रेन करते हैं कि आप इस तरीके की राजनीति करें। वो अलग मुद्दे, जसवंत सिंह को वो उनके निजी मुद्दे हैं, वो मुद्दे पार्टी के मुद्दे, वो पार्टी के मुद्दे हो सकते हैं, सही हो या गलत हो, आप मुझे एक नेता का नाम बताइए जो कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जब आक्रमण हुआ हो, जब राहुल गांधी जी पे आक्रमण हुआ हो। बीजेपी ने तो पंडित नेहरू जी को भी नहीं छोड़ा। बीजेपी को महात्मा गांधी जी की इससे बात करनी पड़ती है क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर उनको वोट मिलता है। आप बहुत छोटी थी, एक इलेक्शन था 1990 के आसपास और अटल बिहारी वाजपेयी उस इलेक्शन को लड़ रहे थे और उनके सबसे खास सहयोगी प्रमोद महाजन ने सोनिया गांधी जी पर एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया था। ये कहा गया प्रमोद महाजन को कि वो नेशनली अपोलोजाइज करें। मैं याद दिला रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस समय की बीजेपी में और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। उस समय सभ्यता, शुचिता, राजनीतिक किस तरीके से दायरे में रह के अपनी बात को कहना है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाद। निम्न स्तर पर गिरकर कभी भी राजनीति नहीं हुआ करती थी उस समय में तो कविताओं पे भी क्रिटिसाइज किया जाता था, कविताओं के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से। आज देखिए कि क्रिटिसिज्म का क्या लेवल हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि कोई प्रवक्ता आके कुछ भी बोल जाए और इसलिए उसको प्रमोशन मिलेगा। क्या लेवल हो सकता है? आप मुझे एक बयान दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो गुजरात के चुनाव के वक्त 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा, जर्सी काऊ किसने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी के ओरिजिन को लेकर हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग किसने किया? भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अभद्र भाषा का उपयोग करती है राजनीति के अंदर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं उन पर आज तक कोई एक्शन होता हुआ मैंने अपने राजनीतिक करियर में नहीं देखा। आपके पॉइंट को लिया हमने।
वरुण पटेल से पूछते हैं। वरुण, मुझे बताइए कि आप नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बिल्कुल नए इंट्रेंट है, जिसको बोलते हैं ना, नई दुल्हन जब घर में आती है तो कई सारी रस्में निभाई जाती हैं। तो अभी आप उस हनीमून पीरियड से गुजर रहे होंगे, लेकिन जन्नत की हकीकत क्या आपको समझ आई है भारतीय जनता पार्टी की? जो ये कह रही है, मैं उनकी बात को जन्नत की हकीकत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अमृता के हिसाब से जो जन्नत की हकीकत है। देखो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजकीय पार्टी हो, तो उसका जवाब जनता देती है। जनता ने जवाब दिया। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं पर कांग्रेस का कोई वजूद गुजरात की जनता ने या देश की जनता ने रहने नहीं दिया है। तो आपको 18 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता का मत कहां पर है। और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि लोकतंत्र में हार जीत को आप अहंकार की तरह देखते हैं। जीत को आप अहंकार ले लिए। आप इस तरीके से जुमलों की राजनीति करते हैं। लोग भ्रमित होकर आपको अगर वोट डालें, आप एक एक्सीडेंटल जीत लेकर आए हैं। उस जीत को आप जनता को विश्वास की कीमत कहिएगा। आपकी जीत को आप समझ लीजिए कि एक्सीडेंटल जीत है। कहाँ गए 15 लाख रुपए आप बताइए, खाते पे आपने देने थे। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां आप बताइए। आप 2 करोड़ नौकरियां अमृता, एक एक करके क्योंकि कोई ये सवाल पूछिए कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आया? आप पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आप बताइए कि 15 लाख खाते में कब आएंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं वो तो जुमला था। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। अभी तक तो 7 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए। एक सवाल, ये तो आपके मुद्दे हैं। मैं हमारे सबसे बुजुर्ग अंसारी जी की बात मानता हूँ। एक सवाल पूछते हैं हम, एक सवाल पूछते हैं, वरना सवाल ही भूल जाएंगे आप। हाँ। मैडम जी की पीड़ा ये है कि उनकी सभाओं में तो कोई उनकी बात सुनने आ नहीं रहा है, तो कम से कम इंडिया न्यूज के माध्यम से बात रख ले। देखिए, हम तो सबको समान मौका देते हैं। नहीं मैडम, ये अमृता बोलिए। अमृता रैली में आगे भीड़ है, पीछे कुर्सियां खाली है। अमृता, इस बात का उदाहरण है। आपको मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। वरुण को बोलने दीजिए। वरुण, पहले मैं मैडम से ये विनती करता हूं कि वो स्वीकार कर ले कि देश की जनता पूरी तरह कांग्रेस को नकार चुकी है। देश में कहीं पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मैडम, मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि मेरा टाइम ना ले। गुजरात में बेसिकली मैं आंदोलन वाला आदमी हूँ, आंदोलन के मोड़ पे आ गया तो फिर आप नहीं सुन पाए। गुजरात का हर छोटे से बड़ा व्यापारी मैडम, जीएसटी की मार पर अभी तक रो रहा है। अमृता, सब बातें एक साथ 1 घंटे का शो है। अमृता, 1 घंटे का शो है, डोंट वरी। आपको हर पॉइंट उठाने का मौका मिलेगा और मैं सबको फेयर चांस देता हूं। वरुण, पहले मैं फिर से उन्होंने जहां मेरी बात अटकाई थी, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। पहले तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर, हर नेता ये स्वीकार कर ले, देश की जनता ने आपको नकारा है। गुजरात में आप ऐसे चिल्लम चिल्ली पिछले 20 सालों से कर रहे हो। जब भी गुजरात में 2002 का चुनाव आया, 2007 का चुनाव आया, 2012 का चुनाव आया और अभी 2017 का चुनाव आया, हर चुनाव में यहां के स्थानिक नेता, दिल्ली के बड़े बड़े नेता शपथ विधि के कपड़े तक खरीद लेते हैं और देश की जनता उनको नकार देती है। देश की जनता पब्लिक मीटिंग नहीं है, आप तो भाषण दे रहे हैं। आप मुद्दों पे बात कीजिए कि गुजरात में अभी तक क्या हुआ है। गुजरात में विकास जो आप दावा करते हैं, आप विकास का जो दावा करते हैं, आप एक करते उससे बात कीजिए। आप भाषण दे रहे हैं, भाषण सुन सुन के जनता तंग आ चुकी है। आपके भाषण नहीं सुना। अच्छा, एक आप इंडिया न्यूज के माध्यम से बताइए गुजरात में कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने 22 साल में, जो जनता आपको चुने। आज आपका घोषणा पत्र जो है, आपका गुजरात में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के दबाव के साथ आप लेकर आए। चुनाव से एक दिन पहले बताइए, कोई राष्ट्रीय पार्टी घोषणा पत्र लेकर आती है? आप पहले क्यों कि आप जवाब दे सकते हैं? अच्छा, मैं खुद बैठता हूँ। वरुण, चलो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, हम भाषण न दें। वाकई अमृता कह रही है कि आपकी बात से भाषण का अनुभव हो रहा है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि कल 89 सीट्स पे वोटिंग है। 89 सीट्स पर ही है ना? हाँ। कल वोटिंग है और आज आपने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, क्यों? आज क्यों? मतलब उससे पहले जनता विचार ही ना करे कि भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का विजन है विकास।
जनता 20 साल से देख रही है। वरुण जी बहुत बढ़िया है ना, जनता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो विजन पहले बता देते आप। हाँ, मैं यही बता रहा हूं। आज मैडम यहां जो रिवर फ्रंट के गार्डन में सबसे क्लीन और सुंदर जगह पे ये डिबेट कर रही है, इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे वातावरण में, वो देन गुजरात की भाजपा सरकार की विकास की देन है। जवाब अभी भी नहीं दे रहे। मेरा सवाल आप जवाब दीजिए कि अरे आपने विजन डॉक्यूमेंट कितना डिले क्यों किया? का काम मत आप कीजिए। सवाल कीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं वरुण, आपने इतनी देर से विजन डॉक्यूमेंट क्यों जारी किया? आपके मन में क्या किसी बात को लेकर कंफ्यूजन था? कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर मैं विजन डॉक्यूमेंट की बात पे भी आऊंगा, मैडम को प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं वो सुनने की आदत डाले। इसी आदत की वजह से जनता ने आपको निकाल दिया है, खदेड़ दिया। आप आदत बदलिए। मैं सुनने की आदत डाल लूंगी। आप जवाब देने की आदत मैं जवाब दे रहा हूं। जब सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सीटों के कैंडिडेट डिक्लेयर किए। कांग्रेस ने कैंडिडेट की लिस्ट तक डिक्लेयर नहीं की। मैं विजन डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूं। राजनीति में हर पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी कि उसको कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करना था, नहीं डिक्लेयर किया। कैंडिडेट को फोन से इन्फॉर्म किया, कैंडिडेट छुप छुप के नामांकन भर के आ गए। हम कोई छुप छुप के तो ये विजन डॉक्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करे। हमने डंके की चोट पे आज गुजरात के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया है। गुजरात की जनता के पास उसको समझने सोचने के लिए पूरा वक्त है। आज कल मतदान है, आज जनता इस पे सोच ले, समझ ले, और उसके बाद मुझे गुजरात की जनता पर पूरा भरोसा है। गुजरात की जनता बीजेपी को ये विजन डॉक्यूमेंट देखने के बाद 150 प्लस सीट के साथ फिर से गुजरात में बीजेपी की शासन की स्थापना ये गुजरात की जनता करने वाली है। जी आप वरुण जी, जब यहाँ विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो उसमें कुछ मेन मुद्दे अगर बता दें कि ये हैं तो मैं सोचता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। वरुण बताइए विजन डॉक्यूमेंट के मुद्दे। विजन डॉक्यूमेंट मैं मेरे सहयोगी से मंगवाता हूं, मेरी गाड़ी में है, उसके बाद मैं बताता हूं। एक्चुअली विजन डॉक्यूमेंट मैं कंटिन्यू डिबेट से हूं, यहां आया हूं, थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है। आप भार्गव, आपको क्या लगता है कि इन चुनाव के लिए वाकई असली मुद्दा क्या है? क्या नीच अब गुजरात में चुनावी मुद्दा है? बीजेपी और कांग्रेस में क्यों बढ़ गए हैं पाटीदार नेता, ये मुद्दा है? क्योंकि लेवा पटेल अलग हो गए, कड़वा पटेल अलग हो गए, तो ये अजब सी राजनीति देखने को मिल रही है। दोनों पार्टी भले से बात करें कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, पर उसके चाह रहे दोनों हैं। नहीं, बिल्कुल दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इस बार का जो चुनाव है वो कास्ट सेंट्रिक पूरा हो गया है। अगर देखा जाए तो पटेल जो है वो काफी हद तक डोमिनेटिंग है गुजरात के अंदर। पटेल पहले फार्मर्स थे, अब नया जो स्वरूप आया है पटेल का, तो पटेल फार्मर्स भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर है और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की है, जिसको सीधा सीधा असर हुआ है तीनों व्यवसाय के अंदर। जीएसटी और नोटबंदी दोनों का असर हुआ है, उसको भुनाने की कोशिश की। जीएसटी और नोटबंदी दोनों का असर हुआ है, उसको भुनाने की कोशिश की। और कांग्रेस का जो स्मार्ट अगर एक मूव अगर मैं देखता हूं पूरे इतने सालों के बाद, तो कांग्रेस ने ये स्मार्ट मूव ये किया है कि अल्पेश को अपने साथ ले लिया है, जिग्नेश को अपने साथ ले लिया है, हार्दिक को अपने साथ ले लिया है। तो आने वाले दिनों में अगर वो सत्ता पे भी आते हैं तो कोई भी आंदोलन ना हो, ये एक रणनीति करते हुए कांग्रेस आगे चली है। और इसी को देखते हुए विजन को आज लाने की भी वजह यही रही है कि कांग्रेस ने एक बार बोल दिया है कि वो रिजर्वेशन पटेल को देंगे। तो ये मुद्दे पे कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो जाए और पटेल वोट्स कहीं बच ना जाए। और क्योंकि सूरत और अगर साउथ गुजरात के अगर बात की जाए और सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पे पटेल काफी डोमिनेटिंग है। दीपक जी, मुझे ये बताइए अमृता, क्या कांग्रेस जाति की राजनीति करती है? देखिए मैं दीपक जी, हाँ या ना? देखिए हाँ या ना? हम क्या आप जाति की राजनीति करते हैं? ना जाति की ना धर्म की राजनीति करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ किसी एक विचार की नहीं है, वो एक इतिहास है। ठीक है, और मैंने माना आप इतिहास है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का कल 9 तारीख है कल, और आज 8 तारीख को एक दिन पहले मतदान से भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आता है।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो संकल्प पत्र इनका है, उनका विकल्प कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। और गुजरात में कांग्रेस को हम बहुमत की ओर लेकर जा रहे हैं, और वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ पे समाज का हर तबका आंदोलित है। और अगर वो आंदोलन नहीं होता तो शायद हमारे लिए मुद्दे कुछ और होते, लेकिन आज ये जो आंदोलन हुए हैं, समाज का हर वर्ग परेशान है, शोषित है। और मैं पूछना चाहूंगी कि जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वो चौकीदार है या भागीदार है? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी रोज एक बड़ा स्कैम गुजरात में जो हुआ है उसको एक्सपोज कर रही है, किस तरीके से जो चुनाव के टाइम में याद आया। नहीं, देखिए पहले भी किया हमने तो लोगों को रिमाइंड कराया है, हमने तो लोगों को रिमाइंड कराया है। पोल कौभांड भूल गए, कांग्रेस के कौभांड का इतिहास देखिए। कांग्रेस जानी दुनिया में इसलिए जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अमृता प्रोफेसर साहब के पास मैं आता हूँ, लेकिन अमृता गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। क्या अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक भी आप कौन कौभांड का जवाब दीजिए। नहीं, मैं अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार तो मोदी जी के गुजरात में हुआ है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। ऐसा है, ये तो देखिए आप दोनों स्पेक्ट्रम कांग्रेस से किया था कि नहीं किया था? आपने किया था कि नहीं किया था? क्यों नहीं किया अभी तक किसी को? उन सब पे केस चल रहा है। एक अमृता 2G स्पेक्ट्रम पर अरेस्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी। 2G स्पेक्ट्रम पर अब फैसला आने वाला है। फिर आप उसी के चक्कर में चुनाव आ रहे, इस बात को एक्सेप्ट करिए आप। अंसारी साहब, प्रोफेसर अंसारी साहब के सबूत ना इनके पास है और ये सिर्फ बात करने के लिए कहते हैं। अमृता आपके नेता कोर्ट में जेल में थे, आपके नेता कोर्ट में जेल में थे। कोर्ट बोल रही है करप्ट है। पूरी पार्टी को भ्रष्ट कर आरोप जो है, एक मिनट अमृता, वरुण देश की जनता ने इसीलिए आपको खदेड़ दिया। ललित मोदी कैसे भाग गए? प्रोफेसर साहब का चौकीदार है कि आपके नाक के नीचे से विजय माल्या भाग गया, आपकी नाक के नीचे से ललित मोदी भाग गया, ऐसे चौकीदार ललित मोदी आपकी नाक के नीचे से भागा था। मैडम पहले इतिहास आपकी नाक के नीचे से भागा था। ललित मोदी आपकी नाक के नीचे से भागा था। वसुंधरा राजे जो है, ललित मोदी आपकी नाक के नीचे से भागा था। वो किसने की? ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच की ट्रांजैक्शन किसी से छुपी नहीं है। एक मिनट गुजरात चुनाव है, हम गुजरात पर रहें और गुजरात की इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स करें तो शायद जनता को बेहतर लगेगा। अमृता और वरुण, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, मैं तो ये चाहता हूं कि अपनी बात उर्दू के एक शेर से शुरू करूंगा। बिल्कुल। आज का जो सिनारियो है और जो अभी दोनों हमारे साथी कह रहे थे, मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ। सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। ये लड़ाई सरदार की चल रही है, ये लड़ाई इलेक्शन जीतने की चल रही है, ये लड़ाई किसी मुद्दे पर नहीं है, ये लड़ाई पब्लिक के किसी काम के लिए नहीं हो रही है। आप देख लीजिए कि जितने भी आज के अखबारों में एनालिसिस आया है, जो उम्मीदवार तकरीबन 882 या 22 या इतने हैं, उनमें 101 तो वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जिन पर आज भी कोर्टों में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, और 64 तो ऐसे हैं जिन पर सीरियस चार्जेस हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर के, और इसी तरह हम ये कहें कि एब्डक्शन के हैं। ये तमाम बातें, और वो उम्मीदवार हैं हमारे। ये सभी राजनीतिक पार्टियां की बात कर रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं। मैं सभी पार्टी को नहीं कर रहे, सभी पार्टी को कह रहे हैं। एक पार्टी की बात नहीं है, मैं जनरल सिनेरियो जो है उसमें सभी पार्टी शामिल है। ऐसा नहीं, जो एनालिसिस आया है उसमें पार्टी वाइज उन्होंने सब फिगर दिए हैं, पार्टी वाइज फिगर दिया। वो नहीं कह रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, यही लोग शेर से मैं अंसारी साहब की बात को कहना चाहूंगी कि गुजरात में जिस तरीके से अलग अलग वर्ग में अंधेरा छाया हुआ, चाहे पाटीदार हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे युवा हो, तो उनके लिए भी मेरी तरफ से एक शेर अर्ज है, अगर आप इजाजत दें बिल्कुल इजाजत कि हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। तो मोदी जी जो चमक रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि लोगों का विश्वास है इसलिए चमक रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा
कि जो 22 साल का कुशासन है, जो 22 साल की नाकामी है इस गुजरात के अंदर, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। जो जीएसटी की मार आपने लोगों पे करी, जो आपने नोटबंदी की मार आपने लोगों पे करी, जिस तरीके से 150 लोग मरे, जिस तरीके से गुजरात 26वें पायदान पे है शिक्षा के अब आप क्षेत्र में, भाषण दे रही है, तो इस तरीके अब आप की बात भाषण दे रही लोगों है, के सामने आनी अब आप चाहिए। भाषण दे रही है। अमृता, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कांच के टुकड़े आपने कहा धूप और रोशनी में चमकते हैं, लेकिन अगर रात में उन पे बल्ब की लाइट पड़ जाए या हेलोजन की लाइट पड़ जाए तो भी कांच के टुकड़े चमकते ही चमकते हैं। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, तो भी चमकते हैं। रोशनी आप लाएंगे तो चमक तो कुछ भी जाएगा। आप जबरदस्ती चमकाना चाहेंगे तो कुछ भी चमक जाता है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नजरों का धोखा है। ये नजरों का धोखा है कि आप उसको चमकते हुए देख रहे हैं या आप उसको गैर चमकते हुए देख रहे हैं। लेकिन अमृता, आपने वरुण की तरह किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं किया आपने। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस, सोना नहीं होता, ऑल द गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। अमृता, मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है? मैं तो हाँ या ना? दीपक जी आपको दे चुकी हूँ। नहीं दिया आपने। कांग्रेस भाषण पार्टी दिया। मुद्दों की राजनीति कर रही चलिए, है। मुद्दों की कांग्रेस पार्टी राजनीति, धर्म और मुद्दों की जाति की राजनीति नहीं कर रही। मुद्दों की राजनीति कर रही है। चलिए, मैं आता हूँ। हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो समाज में शोषित तबका है। ठीक है, अब आप उसको जाति से जोड़ रहे हैं करके, ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन हम एक शोषित जो तबका है उसकी बात रख रहे हैं। मैं सिर्फ उसको ये कह जाति रहा से हूं, जोड़ना सही नहीं कह होगा। रहा हूं कि 3 जातिगत आंदोलन, पाटीदार अनामक आंदोलन, दलितों का आंदोलन और अल्पेश ठाकुर का आंदोलन। वो अल्पेश ठाकुर जो ये कहते थे कि हार्दिक पटेल का आरक्षण बकवास है, वो अल्पेश ठाकुर जो ये कहते थे, आपने तीनों को कुछ ऐसे ही घुट्टी पिलाई कि तीनों एक साथ खड़े हो गए। क्या ये जाति की राजनीति नहीं है? ये जो करेंगे इनसे मैं जवाब लूंगा कि इन्होंने कड़वा पटेल और लौवा पटेल को क्यों लड़वा दिया, इन्होंने पटेल को किसी और जाति से, ठाकुर को मेवाणी से क्यों लड़वा दिया, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल भी ये जातिगत डिसीजन नहीं था पार्टी का, ये समाज में जो आधार पर डिसीजन। देखिए, समाज में ये तबका आंदोलित है गुजरात के अंदर। अगर 22 साल में बीजेपी की सरकार उनको सुनेगी नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो उनकी आवाज को बुलंद करने में बिल्कुल आगे रहेगी। पाटीदारों के ऊपर 20,000 केसेस रजिस्टर हुए, उसका ये जवाब दीजिए कि उन्होंने पाटीदारों पे 20,000 केसेस रजिस्टर क्यों किए, क्यों दलितों के ऊपर गुजरात के अंदर अत्याचार हो रहा है? आप बताइए, ये कानून कौन तोड़ रहा है कौन नहीं, इसे पाटीदार तोड़ रहे हैं या गुजरात में सिर्फ पाटीदार कानून तोड़ रहे हैं? ऐसा है क्या? वरुण से जवाब देता, वरुण जवाब। मैडम ने बोला कितने हजार केस बोले, टोटल 600 केस है, उसमें से 468 केसेस गुजरात की भाजपा सरकार ने विड्रॉ कर लिए। जो दमन हुआ, मैडम आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। आप अपने संस्कारों का, कांग्रेस के संस्कारों का प्रदर्शन मत कीजिए। इसी वजह से कांग्रेस, इसी वजह से कांग्रेस भारत हो गया। आप जो बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोला था, विश्वास करते हैं। आप जो बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोला था। ये कांग्रेस के संस्कार देख कर जनता आपसे भाग रही है, जनता भाग। तो पहले फिनिश, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए, आप बोलिए, आपके बाद मैं जवाब दूंगी। हाँ, बस आप बाद में बोलिए। उसमें से 468 केसेस विड्रॉ हो गए। 40 केस थे जो रेलवे के थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर में नहीं आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है। उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरी जो प्रोसेस है वो खत्म कर लिए, वो भी 15 दिन महीने में वापिस खींच लिए जाएंगे। जो दमन हुआ उसके लिए एसआईटी की रचना जज के अंडर में हो गई है। मैं थोड़ी पास में भी जाऊंगा, जब कांग्रेस की यहां सरकार थी, किसान का आंदोलन हुआ, आरक्षण का आंदोलन हुआ, 200 लोगों की जान गई, इन्हीं मुख्यमंत्री थे। और 5,000 नहीं 10,000 केस हुए थे, एक भी केस विड्रॉ नहीं हुआ था। एक भी केस विड्रॉ नहीं हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ। ये बात क्या हुई कि 200 ज्यादा बढ़ी है, 31 किसान तो किसान है, किसान की आत्महत्या पे भी राजनीति कर रहे हैं कि किसके आंकड़े ज्यादा की डिबेट हो रही है। नहीं, एक मिनट, किस तरह की डिबेट हो रही है? अमृता, बराबर मौका, बराबर मौका। अगर हम चिल्लाने लगेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दीपक जी फिर जवाब दें कि 31 वो जवाब दे रहे हैं। अमृता, वो आपके कंफर्ट पे जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, मुझे भी बोलने दीजिए। अरे आप बिल्कुल बोलिए, तो कोई बीच में नहीं बोलता। मैंने कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपको बराबर का मौका ना दिया हो। चारों लोग हम बैठे हुए हैं, अगर ना दिया हो तो बताइए। हाँ, जो लड़के शहीद हुए,
उनके परिवार को 24-24 लाख रुपए मुआवजा मिला है। मैं इनकी कांग्रेस की सरकार थी, माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे, अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री थे, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। इन तीनों के शासन का टोटल करें तो 200 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किसी के घर पे 1 रुपया मुआवजा नहीं पहुंचा है। इन तीनों की बात करें तो 10,000 पुलिस केस हुए हैं, किसी का एक भी पुलिस केस विड्रॉ नहीं हुआ। नहीं, ये देखिए वरुण, ये कोई आर्गुमेंट नहीं। इन्होंने केसेस किया तो आप केसेस करेंगे, हमने तो आर्गुमेंट नहीं है। हमने तो ये आर्गुमेंट है। हमने हमने किसान की बात कर रहे हैं मैडम, कौन से सन की बात कर रहे हैं? आप जवाब तो दीजिए। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं सुनती रहूंगी। आप जवाब दीजिए। आपने आंकड़े रखे, आपने किस सन के आंकड़े रखे? आप बताइए किस सन के आंकड़े रखे? किस साल की बात कर रहे हैं आप? 22 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है गुजरात में। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप किसान का कर्ज माफ नहीं करते। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करना उनको फ्री में रेवड़ी बांटने जैसा है। जिसके परिवार में आत्महत्या होती है उसकी पीड़ा को आप कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा पहलू के दूसरे तरीके को देखते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि 72,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का 1,83,000 करोड़ माफ किया। ये नहीं किया, गलत आंकड़ा, ये गलत आंकड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट वरुण, मैं इनसे पूछता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए जहाँ 1,82,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए, एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए। आपको लेके आना था। अगर आप आर्ग्यूमेंट करें तो माल्या का कोई गुमराह कर रही है। अगर आप फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोलेंगे, दीपक जी बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी कहा है, कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है। बोले तो भगवान थोड़ी है, कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी। मैं आपके स्तर से एग्री करता हूँ। प्रोफेसर का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अच्छा ठीक है, अभी तक किसी भी इंडस्ट्रीज का कोई कर्जा माफ बिल्कुल हुआ नहीं हुआ है। प्रोफेसर अंसारी साहब, नहीं वैसे तो मैं समझता हूं अगर सीएजी की रिपोर्ट पहले आती, आखिरी दिन सीएजी की रिपोर्ट रखी गई और इसीलिए रखी गई कि उस पर चर्चा ना हो सके और उसको आप उठाकर देखें, तो मैं ये नहीं कहता कि किसी पे मेरा आक्षेप नहीं है, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार चला है और हमेशा भ्रष्टाचार चलता रहा, ऐसा नहीं कि आज चल रहा है, उसकी डिग्रीज में कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अब जो सीएजी की रिपोर्ट अगर आप उठाकर देखें जो लास्ट असेंबली के आखिरी दिन रखी गई थी कि जिसकी चर्चा भी ना हो सके, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भ्रष्टाचार की बात कहां तक पहुंची है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी वरुण भाई ने जो केसेस विड्रॉ करने की बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मानते हैं कि पहले आपने जो उन पर केसेस किए थे, गलत ढंग से केसेस किए थे, वो निर्दोष थे और आपने उनको फंसा दिया था। अब आपको लगा कि वो निर्दोष आप भी वो लोग थे, आप या वोट लेने के लिए छोड़ा। दो वरुण जी, ऐसा होता है कि जब आदमी रंग बदलता है ना, आप अभी देखिए भगवा पहने हुए हैं, आप अच्छे लग रहे हैं भगवा पहने हुए, लेकिन मुझे ये बताइए पहले तो आपने हार्दिक पटेल का रंग पहन रखा था और वही हार्दिक पटेल आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त इसलिए विजन डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया क्योंकि वो मेरी सीडी बनाने में व्यस्त थी। मैंने तो केस विड्रॉ की जो बात है वो केस विड्रॉ की मैं बात करता हूं। मैं खुद अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट का आरोपी हूं। मतलब आपके खिलाफ केस झूठा था? मेरे मतलब एक मिनट हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बी फ्रैंक जवाब दूंगा। मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं वरुण पटेल हूं। बी फ्रैंक जवाब दूंगा। जब हमारे महसाणा में जेल भरो आंदोलन हुआ था, हमने और हमारे लड़कों ने कुछ जो नहीं करना चाहिए वो आक्रोश में आके किया था। मैं बेगुनाह नहीं था, ना मेरे साथी बेगुनाह थे। उसके बावजूद भी गुजरात में 150 बसें जली है, सब जानते हैं, तो जलाने वाला कोई ना कोई तो है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दिल रखे, सिर्फ पाटीदारों के नहीं, जो कोहली के ऊपर केस हुए थे, कोहली के केस भी विड्रॉ किए। वो कोहली जो खेडूतों की आंदोलन था उसमें भी मैं था, उसमें भी पुलिस इंजर्ड हुई थी और केस हुआ था। वो किसानों का केस भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दिल रख के विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गुनहगार नहीं था, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा दिल रखा कि जब आदमी आक्रोश में होता है, जब आंदोलन का वक्त होता है,
कुछ गलतियां हो जाती और वो गलतियां सुधारने का सरकार ने मौका दिया है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सरकार ने गलत केस किया है। अगर ऐसे गलत केस कर देंगे, ऐसे गलत केस हो सकते हैं तो न्यायतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और जो केस विड्रॉ का कोई मतलब नहीं रहा। आप खुद यहाँ तो न्यायतंत्र का क्या मतलब रहा, बताइए ना। अगर आपने गलती करी थी तो आप उसकी सजा, आपकी सजा उसको आप मिलनी चाहिए। वो केस विड्रॉ कैसे हुए? वो केसेस विड्रॉ ही नहीं होने थे ना। उसके विड्रॉ में उसके कोर्ट की जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है उसको विड्रॉ करने तो ठीक है, आप गवर्नर के पास जाइए, सरकार गवर्नर के पास जाइए, आप केस विड्रॉ कर सकते हैं। आप गवर्नर के पास जाइए, आप केस विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं अब बहस को आगे बढ़ाता हूं। मुझे अमृता जी ये बात बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी एकाएक मंदिर टू मंदिर, मंदिर टू मंदिर। एक मुझे जयपाल रेड्डी का कोड याद है, देयर इज अ वन मिनिस्टर इन वाजपेयी गवर्नमेंट हु इज रनिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री टू मॉनेस्ट्री एंड मॉनेस्ट्री टू मिनिस्ट्री। वो उन्होंने एक मंत्री के लिए बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन आज क्या हो गया कि ही इज रनिंग फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, टेम्पल टू टेम्पल एंड टेम्पल टू टेम्पल। देखिए, राहुल गांधी जी मंदिर पहले भी जाते थे, आज भी जाते हैं, लेकिन बीजेपी के पेट में अब दर्द हो रहा है क्योंकि गुजरात का चुनाव है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब राहुल जी केदारनाथ गए थे, खुद पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए थे, तब तो गुजरात का चुनाव नहीं था। लेकिन आज उनके मंदिर जाने पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन बीजेपी को है, क्योंकि उनको ये पता है कि जिन हिंदुओं को ये धोखा देते रहे हैं राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आज वो वोट इनका जो है खिसकता हुआ नजर आता है। क्योंकि 25 साल में जो आज तक ये लोग नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ बातें ही करते रहे, उससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और मंदिर जाने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से तो कोई लेगा नहीं। सर्टिफिकेट की बात कोई मंदिर क्यों जा रहा है, सवाल की बात जा रहा है? अरे भगवान का आशीर्वाद तो राहुल जी पहले भी लेते रहे, अब भी लेते रहे, लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, और बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। राहुल जी मंदिर जा रहे हैं तो बीजेपी को दर्द क्यों होता है? अरे जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं, देखिए वरुण भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही राहुल कि गुजरात की पावन धरती पर आए थी होगा, और ये बहुत बड़े ऋषि मुनियों की धरती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अफसोस ये है कि इसी धरती पर नफरत फैलाई जा रही है, नफरत की राजनीति फैलाई जाती है। एक मिनट अगर आप जरा बोलिए। नफरत की राजनीति जो चल रही है उसने आज लोगों के दिलों को बांट दिया है। ये अहमदाबाद जो एक मिसाल था यूनिटी, क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान की पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी की है, लेकिन क्या जो हम रख पाए हैं? बिल्कुल नहीं रही। हम ज्यादा से ज्यादा नफरत को फैला रहे हैं। अब मैं वरुण भाई से खास तौर पर विनती करूंगा कि अपने यहां कम से कम, और अमृता जी से कि अपनी अपनी पार्टियों में ये बात कहें कि इस पावन धरती से कुछ अच्छे सबक लेकर जाएं। ये वो धरती है कि जहां आज से सदियों पहले मुसलमानों के लिए बिलहरा और सोलंकी राज में अलग कोर्टें कायम की गई थी और उनके लिए अलग उनकी शरीयत के मुताबिक उनके फैसले होते थे। ये गुजरात है, ये गुजरात लोगों को दिखाइए। क्यों वोटों के चक्कर में आके लोगों के सुख चैन को बर्बाद कर रहे हो? आप लोगों को बांट रहे हो। लोगों को बांटना बंद करिए, वरना ये देश बर्बाद होगा। भार्गव जी, आप एग्री करते हैं प्रोफेसर साहब की बात से? देखिए, दो चीज है कि अगर प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि अलगाव की बात है, लेकिन अलगाव की बात ये इसको भूलना चाहिए, क्योंकि 15 साल हो गए हैं, 15 साल के बाद इसको भूलना चाहिए। लेकिन जब अमृता जी ने एक बात कही कि कांग्रेस कास्ट के बेस पे नहीं लड़ रहा है, कि वरुण भाई ने ये बात कही कि कास्ट के बेस पे नहीं रहा, लेकिन गुजरात के अंदर पॉलिटिक्स है वो 80s के दशक से कास्ट के बेस पे ही खेला जा रहा है। माधव सिंह सोलंकी के समय में खाम थियरी आई, उसके बाद जब 90 के दशक की बात की जाए तो फाक थियरी के साथ, खाम थियरी के अंदर क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम के साथ थी, वो जहां थंपिंग मेजोरिटी के साथ 149 सीट के साथ आए थे। उसके बाद बीजेपी फाक थियरी के साथ आई, पटेल, हरिजन, आदिवासी और क्षत्रिय के साथ, और उन्होंने झंडा गाड़ा। उसके बाद अब फिर से कांग्रेस भी ये वही राजनीति कर रही है, जिसको अब नया नाम दिया गया है पोड़ा
पोड़ा पटेल, ओबीसी, दलित और आदिवासी को, जहां पे मुस्लिम को एक तरफ रखा गया है। इस बार का पहला चुनाव है जिसके अंदर मुस्लिम का कोई से नहीं है। हालांकि एक चीज ये रही है कि बीजेपी ये मामला भुनाने की भी कोशिश कर रही है कि 3 तलाक का जो मुद्दा है, तो मुस्लिम महिलाओं के अंदर ये मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ वीडियोज भी ऐसे वायरल हुए हैं कि जिस वीडियो के अंदर प्रोफेसर साहब ने जो कहने की कोशिश की है, उस वीडियो के बाद कह रहे हैं जो सोशल मीडिया के अंदर वीडियोज वायरल हुए हैं, तो शायद ये कोशिश हल्के से हुई है, लेकिन इस चुनाव के अंदर उतना नहीं दिख रहा है जो 2 पिछले चुनावों के अंदर दिखा गया था। ठीक है अमृता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज आपकी भी जो अंडर करंट चलाए जा रहे जी। हैं उसमें कहीं इस मामले में कमी नहीं है। अब देखिए, आपने जैसे खाम थियरी की कहा कि ये उसका एक हम कहें कि उसका नामकरण हुआ वहां, वरना पूरे देश में कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स जब से शुरू हुआ है और वो बढ़ते बढ़ते कास्टिज्म तक पहुंच गया। हाँ, विकास ये हुआ है। कास्टिज्म तक था, कास्टिज्म का था, कम्युनलिज्म तक आया, फिर कास्टिज्म तक पहुंच गया है। आज जो अलायंस हुए हैं। लेकिन अमृता, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, और जो आपके एक नेता कपिल सिब्बल, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कब करेंगे, जिन्होंने ये कहा, एक तो सबसे पहले यूपीए सरकार ने ये कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपने एफिडेविट दाखिल किया, उसको बाद में विड्रॉ कर लिया। दूसरा, कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 तलाक का मुद्दा जो महिलाओं का मुद्दा था और जो महिलाओं को उत्पीड़ित करता था, और आप एग्री करेंगे उससे कि महिलाओं के हित में वो नहीं था, आप एग्री करती है ना उससे कि वो महिलाओं के हित में नहीं था। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि ये जो 3 तलाक का मुद्दा है, ये ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। फिर कपिल सिब्बल कहते हैं कोर्ट के अंदर, और उसी कोर्ट के अंदर सलमान खुर्शीद आपके कोर्ट के मित्र रहते हैं, वो कपिल सिब्बल से उल्टी बात कहते हैं। तो मुझे बताइए, कांग्रेस सेल्फ पे सेल्फ गोल क्यों करती है? और वही कपिल सिब्बल आपके गुजरात में सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पाटीदारों को ये समझा रहे हैं कि आइए साहब आरक्षण ऐसे ले लीजिए। फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि उन्होंने कह दिया बिना जाने, बिना पहचाने या बिना मैंडेट के कि 2019 तक आप राम मंदिर के इश्यू को डिस्कस ही नहीं करिए। हर 70 साल से इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेल्फ गोल कांग्रेस में क्यों होते हैं और ऐसे नेताओं द्वारा क्यों होते हैं जो कांग्रेस के मेन स्ट्रैटेजी के पॉइंट है? मैं किसी के प्रोफेशनल कंडक्ट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आदमी प्रोफेशन में है तो पॉलिटिक्स से भी उसका रिश्ता है और प्रोफेशन से भी उसका उतना ही रिश्ता है। तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स और नॉट। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कपिल सिब्बल जी हो या कोई भी सीनियर लीडर जो जिनका प्रोफेसर कानून से जुड़ा हुआ है, जो वकालत करते हैं, वो कोर्ट के अंदर क्या कह रहे हैं वो उनका निजी मामला है, क्योंकि वो निजी मामला रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कपिल सिब्बल का फोटो छपेगा, नहीं अमृता, कपिल सिब्बल का फोटो चलेगा, 1 मिनट, कांग्रेस पार्टी के नेता का फोटो चलेगा। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल को लोग लॉयर के तौर पर भी जानते हैं और एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता के तौर पर भी जानते हैं, जिनको आपने फिर राज्यसभा के अंदर पहुंचाया और जिन्होंने पाटीदारों को आरक्षण के लिए एक फॉर्मूला दिया जो मुझे लगता है लेजिटिमेट नहीं है कानून की तरह। आप बताइए। देखिए, अरुण जेटली जी भी तो वित्त मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। अब आप लॉयर नहीं है? नहीं, लॉयर नहीं, ऐसा नहीं है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, 1985 की बात कर रहे हैं। फिर मैं आऊंगा, एंडरसन को किसने भगाया था? लोग मर गए, वो फिर मैं आपसे पूछूंगा एंडरसन को किसने भगाया था? नहीं, किसी की मौत नहीं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सरकार ने उसको भगाया था। अरुण जेटली जी को हम क्लीन चिट इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो तो पहले की बात है। अरुण जेटली जी भी एज वकील वो क्या बोलते हैं वो अलग है, एज पार्टी स्पोक्स पर्सन वो क्या बोलते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस हिंदुस्तान की राजनीति में, जब हिंदुस्तान की राजनीति में ध्रुवीकरण अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हार रही है या हारने की कगार पर है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी बातें कभी नहीं करती है। अफसोस वरुण, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सबको समान मौका देने की कोशिश की है, लेकिन अंत में सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि गुजरात के ये चुनाव ऐसे चुनाव हैं जिन पर देश की नहीं दुनिया की नजरें टिकी हुई है। मैं चाहता हूं कि गुजरात की जनता एक ऐसी मिसाल पेश करे जो अपने आप में
एक लैंडमार्क डिसीजन साबित हो देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, चाहे वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में आए या भारतीय जनता पार्टी के। हमारी आज की महाबहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 8 बजे हमारी एक बड़ी बहस होगी किस्सा कुर्सी का, और 9 बजे आप मेरे साथ देखिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया।